झाला काय? अरे तुझा पाहिजे स्पीकर बंद कर. हॅलो यश.
आंबे लिहून ठेवले नसतं. जेवताना पाणी पुरत नाही. लई पिते. लई अर्धा घोट प्यावं. अर्धा पिते मी.
Hi, good morning, everyone. Can you hear me? Good morning. Yeah. Okay. So first of all, my question is, have you done the practice yesterday or not? किसने अभी अकाउंट ही ओपन नहीं किया है? कोई है ऐसा जिसने अकाउंट ओपन नहीं किया? झालं अकाउंट ओपन सगळ्यांचं? AWS वरती? सर आज मी नवीन जॉईन झालोय. यश आज नवीन जॉईन झालाय. ओके. येस, गिव्ह मी युअर इंट्रोडक्शन. सर मला विष्णूने सजेस्ट केलं होतं ओके. आणि तो बोलला की लिंक शेअर करणार आहे तो माझ्याशी. ओके. काल जे झालंय त्याचं. हा. ग्रुप जॉईन केलंय? हो सर. ओके, मग ग्रुप वरती लिंक आलेली आहे ना? कधी जॉईन केलं ग्रुप, आज का काल? कालच केला. हा. काल 3-4 वाजता केला होता. ओके. हा, मग काल शेअर केली होती ना? ग्रुपमध्ये लिंक भेटली नाही का रेकॉर्डेड सेशनची? नाही. ओके. देन यू कॅन जस्ट ड्रॉप द मेसेज. ओके, ग्रुपमध्ये मेसेज टाकत चला. ज्यांना कोणाला काही मिळालं नाहीये, ओके, लेट जर सपोज तुम्ही जॉईन झाले असतील तर जुने मेसेजेस तुम्हाला दिसणार नाहीत. ओके, सो तुम्ही इमिडिएटली म्हणजे ग्रुपवरती मेसेज टाकत जा, ग्रुपवरती ऍक्टिव्ह राहत जा. ओके, जे काही तुमचे प्रॉब्लेम्स असतील, जे काय असेल, तर तुम्ही ग्रुपवरती ऍक्टिव्ह राहत जा, म्हणजे तुम्हाला वेळच्या वेळी तुम्हाला सोल्युशन मिळत जाईल. ओके, अदरवाईज मला कळणार नाही ना, की कारण कसं आहे की ग्रुपमध्ये ऍड करायचं आणि ग्रुप मॉनिटर करायचं मॅडम करत असतात. तर त्या केसमध्ये मला माहित नसतं ग्रुपमध्ये कोण जॉईन झालंय आणि कोणाला काय द्यायचं आहे. ओके सर, मॅडम सुद्धा तुम्हाला म्हणजे ते अपडेट करत जातील. जर तुम्हाला लिंक भेटली नाहीये किंवा जे काही तुमचे प्रॉब्लेम्स असतील, ओके, टेक्निकल प्रॉब्लेम्स असतील, देन आय विल सॉल्व्ह, आणि बाकीचे काही प्रॉब्लेम्स असतील, ओके, देन मॅडम विल सॉल्व्ह. सो तुम्ही ग्रुपवरती ऍक्टिव्ह राहा. ठीक आहे. नो इश्यू. आज मिळून जाईल. दोन्ही रेकॉर्डेड सेशनचं लिंक आज मिळून जाईल. सो यू कॅन प्रिपेअर दॅट. येस. नेक्स्ट, बाकीचे लोक सगळ्यांनी अकाउंट ओपन केलंय की नाही केलंय? ओके, माईक जस्ट 2 मिनिटापुरतं, एक 2-5 सेकंदापुरतं माईक अनम्यूट करा आणि तुम्ही कन्फर्म करा. ओके, झालंय की नाही झालंय, प्रॅक्टिस केली की नाही केली, ओके, त्यात काय अडचणी आल्या का, जस्ट थोडक्यात एक म्हणजे काही सेकंदामध्ये तुम्ही सांगू शकता. पटापट सांगा सगळे सर प्लीज. मी केले सर आणि काही अडचण नाही आली मला. ओके, गुड. येस, नेक्स्ट. मी पण केलंय. ओके, डन. नेक्स्ट. खूप जण आहेत, बोला पटापट बोला. तन्मय, तेजल, यश, विष्णू झालं. विष्णूने डबल जॉईन केलंय का? सर आज अर्धच झालेलं आहे, अर्ध बाकी आहे. ओके, अर्ध बाकी आहे. काही प्रॉब्लेम्स नाही आले? नाही सर, जसं तुम्ही बोलले पॉज करून करायचं त्या पद्धतीने केलं. येस, परफेक्ट. ओके, अजून अनिल, अजय, तेजल? नाही सर, काही इश्यू नाही आलाय त्यामध्ये. फक्त थोडंसं हार्ड जात आहे, म्हणजे ते असं वेगळं वाटत आहे. ओन्ली ते सर्व्हिस आहे ना, त्याच्यामुळे थोडं समजायला हार्ड जातं. येस, नो वरीज. ओके, फक्त मी सांगितलेले इन्स्ट्रक्शन्स तुम्ही फॉलो करा. हे तुम्हाला अजिबात हार्ड वाटणार नाही, कारण या गोष्टी आपण परत खूप वेळा वापरणार आहोत. त्याच्यामुळे ते एवढं तुमचं हँड्स ऑन आणि एवढं तुम्हाला इझी वाटेल की तुम्हाला ते प्रॉब्लेम येणार नाही. पण तरी सुद्धा जर वाटतच असेल हार्ड, तर प्रॅक्टिस वाढवा. ओके, 2 वेळाच्या जागी 3 वेळा करून बघा, 4 वेळा करून बघा. ओके, जेवढं जास्त वेळा तुम्ही करून बघाल तेवढं तुम्हाला ते सोपं वाटायला लागेल. अनिल, अजय? सर ते टायर मायक्रो आणि टायर नॅनो मध्ये कन्फ्युजन होऊन जातं सर केव्हा. ओके, त्याच्यामध्ये मायक्रोवालं जे आहे, ओके, T2 मायक्रो हे आपल्यासाठी फ्री आहे, तेच वापरायचं, दुसरं नॅनो वापरायचं नाही. त्याच्यामध्ये फक्त कन्फ्युजन म्हणजे काय, तर इट्स जस्ट आपण काय म्हणतो त्याच्यामध्ये रॅम आणि सीपीयू, ओके, यांचं कॅल्क्युलेशन त्याच्यामध्ये दिलेलं असतं. म्हणजे रॅम आणि मेमरी त्याच्यामध्ये डिफरंट आहे. ओके, एवढंच प्रॉब्लेम. सॉरी, रॅम आणि सीपीयू प्रत्येक डिव्हाइसमध्ये त्याचं म्हणजे रॅम आणि सीपीयू त्याचं प्री डिफाईन दिलेलं आहे. त्याची लिंक पण आहे तिथे, कम्पेअर ऑप्शन म्हणून आहे ना, त्याच्यामध्ये दिसेल तुम्हाला की तिथे सीपीयू किती आहे, रॅम किती आहे, मेमरी किती आहे, स्टोरेज काय आहे, नेटवर्कचं परफॉर्मन्स काय आहे, हे सगळं तुम्हाला त्याच्यामध्ये दिसेल.
झालेलं आहे माझं. काही प्रॉब्लेम आहे त्यामध्ये, पण इन्स्टंट डिलीट करून परत करता येतं का? डिलीट म्हणजेच टर्मिनेट. ओके, यू कॅन टर्मिनेट दॅट. टर्मिनेट करू शकतो. टर्मिनेट केलं म्हणजेच डिलीट होतं. ओके, डिलीट असा ऑप्शन त्याच्यामध्ये नाहीये. टर्मिनेट म्हणजे कम्प्लिटली ते जे इन्स्टन्स असेल ते इन्स्टन्स डिस्ट्रॉय होतं. अकाउंट ओपन झालंय, प्रॉपर सगळं. काय होतं, तुमचा पेज वेगळा दिसतो आणि माझा पेज वेगळा. नाही, असं शक्यतो होणार नाहीये. जे काय असेल ते मग ग्रुपला मेसेज टाका. ओके, देन वी कॅन डिस्कस ऑन दॅट. ठीक आहे. ओके, सॉरी सर, विष्णू लेफ्ट झालाय, त्याला ऍड करा. हा? जॉईन होतोय तो. विष्णू जॉईन होतोय. ओके. परत एकदा मी तुम्हाला सगळ्यांना एकच गोष्ट सांगेल, जे की मी काल सांगितलंय, आधीच्या सेशन मध्ये पण सांगितलं. डू मोर अँड मोर प्रॅक्टिस. ओके, परत ते करून बघा. करून बघितल्यानंतरच तुम्हाला ते कळेल. आणि जर नाही केलं तर ते थोडंसं घाबरल्यासारखं होईल. कारण हे नवीन असल्यामुळं, बाकी काहीच नाहीये. असं काही अवघड असण्यासारखं याच्यामध्ये काहीच नाहीये. अगदी सोपं आहे. काय, एक नॉर्मल वेबसाईट जसं वापरतो तसं वेबसाईट वापरल्यासारखं एवढं सोपं आहे ते. फक्त हे नवीन आहे, कॉन्सेप्ट थोडेसे नवीन आहेत, त्यामुळे थोडंसं अवघड असल्यासारखं वाटतं, पण अवघड अजिबात नाहीये. ओके, कारण ते केलं की मग आपल्याला वाटेल की बाबा अरे एवढं सोपं आहे ते, म्हणजे असं तुम्हाला वाटायला लागेल. आणि जे नवीन आपण गोष्टी घेणार आहोत ते सगळे ह्याच्यावरतीच डिपेंडेंट आहेत. त्यामुळे ते नंतर प्रॅक्टिस करता सुद्धा तुम्हाला ते खूप सोपं वाटायला लागेल. त्यामुळे डोंट वरी. ज्यांना कोणाला असं वाटत असेल की थोडंसं अवघड आहे किंवा काय, प्रॉब्लेम काहीच नाहीये, अवघड काहीच नाहीये, सगळं सोपं आहे. तुम्ही फक्त प्रॅक्टिस वाढवा आणि जास्त वेळा तुम्ही करून बघा. जर सपोज कळालं नाही तर व्हिडिओ पॉज करायचा, मग बघायचं. आणि जर सपोज वाटलं की नाही फर्स्ट सेशन मध्ये सुद्धा कळालं नाहीये, तर कम्प्लीट जो व्हिडिओ आहे ना, तो व्हिडिओ परत एकदा फक्त बघा. ओके, बघा, ऐका आणि सोडून द्या. त्याच्यानंतर मग नेक्स्ट टाइमला मग त्या व्हिडिओ बरोबर मग तुम्ही करून बघण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे असं केल्यामुळे काय होईल की सुरुवातीला थोडंसं कमी लक्षात येतं, त्याच्यानंतर मग नंतर एकदा व्हिडिओ बघतो तेव्हा आपल्याला अजून क्लॅरिटी येते. त्याच्यानंतर जेव्हा आपण प्रॅक्टिकली त्याला व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही करत जाता, तेव्हा ते तुम्हाला कम्प्लिटली अंडरस्टँड होऊन जाईल. प्रॅक्टिकली सगळं तुम्हाला कळायला लागेल आणि प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि जरी सपोज वाटलंच की कॉन्फिडन्स कमी झालाय, परत एकदा तुम्ही ते रिवाइज करून बघू शकता. सर, आपण जी मेमरी स्पेस अलोकेट केलेली होती 8 GB, ती जर कमी किंवा जास्ती झाली तर त्याचा काही इफेक्ट होतो का सर? कमी झाली तर तुमचं ओएस काम करणार नाही. ओके, बिकॉज ओएस रन होण्यासाठी ओएस ला सुद्धा काहीतरी स्टोरेज लागतंच. मग ते स्टोरेज जे आहे ना, ते स्टोरेज कमी होता कामा नये. आणि सर, जास्ती जर केली तिला तर, म्हणजे 8च्या ऐवजी आपण 10 GB किंवा 16 GB जर केली तर? चालेल ना, तेवढा स्पेस वापरायला मिळेल. ठीक आहे. ओके, अजून क्वेश्चन आन्सर साठी आपण शेवट आपण करूयात, कारण ऑलरेडी आपला अर्धा तास गेलेला आहे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके, अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, अजय, हैव यू डन द असाइनमेंट मींस प्रैक्टिस? हेलो. यस. हेलो. हाँ सर, किया है सर. क्या है, कोई इशू? सर कल एक बार करके देखा हुआ था सर हम, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आया सर. Okay, perfect. No issue. Okay, done. So I guess everyone has done the assignment, means practice. Assignment तो नहीं दिया है मैंने. Assignment means आएंगे अभी मंडे से लेके आपको means assignment भी आएंगे. काफी सारे assignments उसमें रहेंगे. So जो भी कुछ रहेगा, okay, immediately उसको clear करते जाओ तो so problems नहीं आएंगे. ठीक है? सर मुझे एक पूछना था, ये रिकॉर्ड वीडियो सर उसको डाउनलोड कैसे करना है सर? डाउनलोड नहीं होगा. ओके, यू कैन एक्सेस मींस ऑनलाइन ओनली. और डाउनलोड के लिए ओके, यू हैव वन एप्लीकेशन
दैट एप्लीकेशन लिंक आई ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप। ओके, तो उसमें वो डाउनलोड कर लो ऐप, और सब लोग रजिस्टर कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर ऑन माइक्रोसॉफ्ट। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट खोलो, अगर है सो दैट इज ओके, अगर नहीं है अकाउंट देन यू हैव टू जस्ट क्रिएट अकाउंट ऑन माइक्रोसॉफ्ट। ओके, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करो, और वो लॉगिन आप टीम्स में भी रखो और उस टीम से भी लॉगिन करो। तो एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का स्ट्रीम्स करके, उसका लिंक भी मैंने दे दिया है व्हाट्सएप में, तो वो डाउनलोड कर लो। तो उस एप्लीकेशन के थ्रू उसको आप ऑफलाइन का इनेबल कर सकते हो, ऑफलाइन में उसको एक्सेस कर सकते हो, जैसे यूट्यूब में हम डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन एक्सेस करने के लिए। सिमिलर वे ये स्ट्रीम्स का भी एप्लीकेशन वैसे ही काम करता है। सो वहां पे आप उसको ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हो, बट डाउनलोड का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये पूरा क्लाउड पे स्टोर होता है। सो ठीक है ना सर। देर इज नो ऑप्शन फॉर डाउनलोड, बट स्ट्रीम ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, और उस स्ट्रीम ऑप्शन में, स्ट्रीम ऐप में यूट्यूब के जैसा ही वो डाउनलोड का ऑप्शन उसमें आता है, दैट यू कैन एक्सेस। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। वो एक बार शेयर कर दो ना सर, मुझे पता नहीं कौन सी लिंक है, मैं एक बार देखता हूँ। ग्रुप में भेज दिया है। ओके, व्हाट्सएप का अपना जो कम्युनिटी है उसमें अनाउंसमेंट में भेज दिया है। हाँ ठीक है सर, देखता हूँ। ओके, आज ही भेजा है, सबको भेजा है, सब लोग उसको ओके सर। डाउनलोड करके करो। और जो भी आपका मेल आईडी है सबका, ओके, उसी मेल आईडी से रजिस्टर करो, बिकॉज उसी मेल आईडी पे ये सारे मीन्स एक्सेस जो है वो मीन्स इनेबल हो जाएंगे फ्रॉम मंडे। बिकॉज अभी 2-3 दिन का सेशन जो था वो हमने सबके लिए इनेबल करके रखा हुआ था, बट अभी जिनका जिनका रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को वो एक्सेस रहेगा, रिकॉर्डेड सेशन भी उनको ही मिलेंगे, और जो भी टीम्स का जो भी एक्सेस रहेगा, टीम्स में भी जो ज्वाइन कर पाएगा वही ज्वाइन कर पाएगा जिसका ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कंपलसरी है, आज सब लोग मीन्स माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट खोल लो, है तो वही यूज करो, नहीं है तो मेल आईडी यूज करके, जो मेल आईडी रजिस्टर करते टाइम यूज किया था वो मेल आईडी यूज करके माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट खोल लो, और उसी अकाउंट पे आपको इनविटेशन भी आ जाएगा, और उसी इनविटेशन से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर पाओगे। अभी कैसे होता है कि अभी आप ज्वाइन करोगे तो इसमें आपको अलाउ करना पड़ता है इस टीम्स के मीटिंग में, राइट? तो बट मंडे से आपको यस इनवाइट सर। आ जाएगा, यू कैन एक्सेप्ट दैट इनवाइस, और डायरेक्टली आप उसको ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, और सिमिलरली ये जो अपना मैंने अभी बताया स्ट्रीम्स वाला, तो ये स्ट्रीम में भी, स्ट्रीम ऐप में भी उसको लॉग इन करने के बाद आपको जो जो रिकॉर्डेड सेशन है वो रिकॉर्डेड सेशन वहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे, देन उसको आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा चाहे वैसे उसको एक्सेस कर सकते हो। Okay, so yesterday we have seen, ओके मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, आप सबका माइक म्यूट कर दो, कोई मीन्स बीच में उसमें कोई बोलना नहीं है, जो भी क्वेरीज रहेगा लिख के रखो, देन लास्ट में हम आपके सारे क्वेरीज का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? ओके, yesterday we have created the EC2 instance, तो आज हम उसके आगे वाला पार्ट देखेंगे, EC2 में और कौन से फीचर्स है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, AWS कंसोल में हमको लॉगिन करना है। यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करके आप इसमें लॉगिन कर लो। लॉगिन होने के बाद यू विल गेट दिस डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड को हमने कल भी पढ़ा है, देखा है। अभी हम थोड़ा सा आगे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे कि ये जो AWS है, AWS में जो क्लाउड बनता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, VPC जिसको बोला जाता है, तो ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एग्जैक्टली होता क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, और इसमें कौन से फीचर्स है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे।
तो उससे पहले हम थोड़ा सा EC2 में जाएंगे और EC2 में जाके हम कुछ फीचर्स जो हमने देखे थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो कल हमने देखा था कि इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है और इंस्टेंस का लिस्टिंग कैसे करना है, लिस्टिंग कैसे देखना है, ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद इंस्टेंस टाइप्स हमने देखे, लॉन्च टेम्पलेट हमने देखा। उसके बाद जो अमेजॉन मशीन इमेज है वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा जो भी स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं वो स्नैपशॉट देखा, और वॉल्यूम्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने की पेयर क्रिएट किया। वो की पेयर हम यहाँ से लिस्टेड होता है और यहाँ से हम वो सारे की पेयर जो है हम देख सकते हैं, बट उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। ओनली हम यहाँ पे उसको देख सकते हैं कि कौन से की पेयर जो है क्रिएट किए हुए हैं। ओके, बट यहाँ पे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बट उसका जो प्राइवेट की होगा वो डाउनलोड नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद नेटवर्क और सिक्योरिटी में अपना सिक्योरिटी ग्रुप है। सिक्योरिटी ग्रुप हमने कल जस्ट ओवरव्यू किया था। इसको अभी हम VPC के थ्रू थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है। और EC2 इंस्टेंस जो है, EC2 इंस्टेंस को हम लोकल मशीन के थ्रू, मीन्स हमारे लैपटॉप से, हमारे PC से उसको एक्सेस कैसे करना है, उसको कनेक्ट कैसे करना है, वो भी हम देखेंगे। और उस मशीन में एक छोटा सा हम वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके उसको कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कि वो कैसे कॉन्फ़िगर होता है। ओके, और थोड़ा सा इसके बाद हम VPC एक्सेस करेंगे, VPC के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था, तो इंस्टेंस ये हमने कल क्रिएट किया और उसके बाद बिलिंग ना आए इसलिए हम इसको स्टॉप करके रखा था। तो अभी इस इंस्टेंस को हम फिर से स्टार्ट करेंगे। देखो, इसमें ये इंस्टेंस जैसे ही हम स्टॉप करते हैं तो इसका जो पब्लिक आईपी है, ये पब्लिक आईपी निकल जाता है। ओके, और जैसे ही हम इस इंस्टेंस को फिर से स्टार्ट करेंगे तो नया पब्लिक आईपी हमको मिलता है, सेम पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा, बिकॉज डायनेमिक पब्लिक आईपी इसको असाइन होता है। ओके, तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट द इंस्टेंस। उसके बाद हमको इस इंस्टेंस को हमारे लोकल मशीन से कनेक्ट करने के लिए हमको पुट्टी टूल चाहिए। ओके, तो पुट्टी डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के लिए आपको मैं ये लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप पुट्टी डाउनलोड कर सकते हो, putty.org। ओके, दिस इज द साइट। ये साइट में जाने के बाद आपको SSH क्लाइंट जो है, SSH क्लाइंट हमको डाउनलोड करना होगा। तो पुट्टी ये एक बाय डिफॉल्ट SSH क्लाइंट है, ये हम यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बिटवाइज SSH क्लाइंट भी है। इसमें हमको दो चीजें मिल जाती है, एक तो SSH क्लाइंट भी मिलता है जिससे हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एक FTP सर्वर भी, FTP क्लाइंट भी हमको मिलता है। ओके, SFTP क्लाइंट, जिसके थ्रू हम जो भी हमारा इंस्टेंस रहेगा उस इंस्टेंस के फाइल फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, और हमारा फाइल जो भी रहेगा वो हम अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये दोनों इस बिटवाइज में कंबाइन होके आते हैं, तो ये बिटवाइज भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन पुट्टी यूज करते हैं सब लोग डायरेक्टली इसको कनेक्ट करने के लिए, तो पुट्टी भी आप यूज कर सकते हो और ये बिटवाइज SSH क्लाइंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से डाउनलोड करना है आपको, डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना है। हॅलो हॅलो विलास सर, परत एक्सप्लेन कराल का एकदा? मी थोडं लेट जॉईन केलं. Yes, there will be a recorded session. Okay, again I will ओके, explain. शुअर, Okay. नो इश्यू. या ओके, तो यहाँ से आपको ये पुट्टी डाउनलोड करना है। ओके, जस्ट ए putty.org, जो लिंक मैंने अभी भेज दिया है। ओके, यहाँ से आप ये पुट्टी डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको EXE मिलेगा, उस EXE को हमको रन करना है। रन करने के बाद वो पुट्टी जो हमारे मशीन में है इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसमें 64 बिट जो है, 64 बिट को डाउनलोड करेंगे। दिस इज वेरी लाइट वेट टूल, तो इस टूल को हमको डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल करना है। ओके, ये डाउनलोड हो चुका है, हो रहा है अभी। ओके, ओके, ये देखो ये डाउनलोड में हो चुका है। तो इसको जस्ट ये पुट्टी आपको मिलेगा, इसको डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके इसको ओपन करो। तो ये जो इंस्टॉलर के कुछ स्टेप्स आ जाएंगे, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके डिफॉल्ट ऑप्शन रख के इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल होने के बाद आपको ये पुट्टी टूल अवेलेबल हो जाएगा, और ये पुट्टी टूल हम यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं।
ओके। और ये जो इंस्टा से इंस्टा अभी हमने शुरू किया, शुरू करने के बाद इस मशीन को कनेक्ट करने के लिए हमको चाहिए दो चीजें। फर्स्ट थिंग इज योर पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी चाहिए, जिस पब्लिक आईपी के थ्रू हम इस इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने कल डायरेक्टली कनेक्ट किया था ब्राउजर के थ्रू भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू। ओके, इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर हम पुट्टी इंस्टॉल करके पुट्टी के थ्रू भी हम इसको कनेक्ट करते हैं। पुट्टी इज मोर यूजर फ्रेंडली, तो उसको हम यूज करेंगे, पुट्टी को यूज करेंगे, पुट्टी को यूज करके इस इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। ओके, तो अभी ये पुट्टी जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो आपको ये पूछेगा यस नो, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट चाहिए इसलिए ये पूछेगा यस, तो इसको यस करो। यस होने के बाद ये जो पुट्टी टूल है इंस्टॉल हो जाएगा। वंस इट इज इंस्टॉल्ड ये अवेलेबल हो जाएगा पुट्टी टूल, और उसको ओपन करने के बाद एक विंडो दिखेगा, वहां पे हम ये पब्लिक आईपी और कल जो हमने SSH की पेयर जो हमने डाउनलोड किया था प्राइवेट की, वो प्राइवेट की यूज करके हम इस इंस्टेंस को लॉगिन कर सकते हैं। ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इसको ओपन करेंगे, उसके लिए आप स्टार्ट में जाके पुट्टी टाइप कर सकते हो, तो ये इंस्टॉल हुआ एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। इसको ओपन करो। ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे होस्ट नेम डालना होगा। होस्ट नेम ये तो आपका डोमेन रहेगा या तो आईपी एड्रेस रहेगा। तो ये अपना जो पब्लिक आईपी है, ये पब्लिक आईपी ये होस्ट नेम का काम करेगा। तो ये पब्लिक आईपी जो है, पब्लिक आईपी ले लो और ये आपके पुट्टी टूल में होस्ट नेम की जगह पे आप इसको आईपी एड्रेस डाल सकते हो। और इसके बाद इसका जो यूजर नेम होता है बाय डिफॉल्ट उबुंटू होता है, तो ubuntu@ आईपी एड्रेस ये डाल दो, तो बाय डिफॉल्ट ये लॉगिन जो है, लॉगिन अपने आप हो जाएगा। इसके लिए ये हम इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। तो होस्ट नेम जो रहेगा, यूजर नेम @ उसका जो आईपी एड्रेस रहेगा मशीन का, वो आईपी एड्रेस हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमको SSH क्लाइंट की डालना होगा, प्राइवेट की। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कनेक्शन के अंदर SSH के अंदर ऑथ है, और इस ऑथ के अंदर क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन है। इस क्रेडेंशियल के ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन है, देयर इज अ प्राइवेट की। तो ये प्राइवेट की हमको चूज करना होगा। इसके लिए आप ब्राउज करो, और जहां पे डाउनलोडेड हमारा प्राइवेट की रहेगा, ओके, जैसे कि हमने कल डाउनलोड किया था फुल स्टैक डेवऑप्स की, राइट, तो ये की हमको सिलेक्ट करना है एंड देन इसको ओपन करो। ओके, देन ये सेव हो गया। तो इस सेशन को आप सेव भी कर सकते हो, सेशन में जाके इस सेशन को नाम भी दे सकते हो, जैसे कि फुल स्टैक DevOps VM। ओके, ये हमने नाम दे दिया, इसको सेव करके रखो। तो दोबारा हमको फिर से सेव करने की ये सारी डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली हम इस प्रोफाइल को डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। लोड करके हम डायरेक्टली ओपन करेंगे तो हमारा लॉगिन हो जाएगा। ओके, फर्स्ट टाइम ये सिक्योरिटी की एक्सचेंज होते हैं, तो ये एक यहाँ पे होस्ट की बन जाता है। तो ये होस्ट की एक्सेप्ट करने के बाद जो भी कनेक्शन है लोकल मशीन और ये जो अपना वर्चुअल मशीन बनाया हुआ है, इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। ओके, देखो कल जो हमने ब्राउजर के थ्रू इस इंस्टेंस को कनेक्ट किया था, वैसे ही हम ये पुट्टी के थ्रू भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन जो है इस मशीन को हम एक्सेस कर सकते हैं कमांड लाइन थ्रू। ओके, हम अभी इसमें एक छोटा सा वर्चुअल Nginx सर्वर हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके देखेंगे, और इसमें थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगर करेंगे कि जो अपना Nginx सर्वर है, Nginx सर्वर इसमें इंस्टॉल कैसे करते हैं, और उसमें एक डिफॉल्ट जो पेज रहेगा वो पेज ब्राउजर में हम उसको कैसे देखेंगे। Nginx इंस्टॉल करने के लिए हमको कुछ कमांड चाहिए। ये कमांड्स मैं आपको दूंगा भी। इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट में बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसमें हमको फर्स्ट ये उबुंटू का होने की वजह से उबुंटू के कमांड्स है। इसमें sudo apt अपडेट ये कमांड हमको रन करना होगा, जिससे क्या होगा कि लेटेस्ट जो भी पैकेजेस रहेंगे वो पैकेजेस सिंक हो जाते हैं लोकल मशीन में। इसके लिए ये apt अपडेट करना होता है। उसके बाद जो भी हमको पैकेजेस इंस्टॉल करना होगा, उस पैकेज का नाम यूज करके, उस पैकेज का नेम यूज करके हम उस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। उस वेब सर्वर का नाम है nginx।
तो ये वो इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए हमको sudo apt install nginx ये कमांड हमको रन करना होगा। ये कमांड रन करने के बाद क्या होगा, nginx ये जो सर्वर है, ये सर्वर हमारे मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। दिस इज द वेब सर्वर। nginx एक वेब सर्वर है, ये वेब सर्वर हमारे मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा और उस वेब सर्वर को हम एक्सेस कर पाएंगे। ये जस्ट एडिशनल कुछ डेटा लगेगा, ये हमको कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, इसको यस प्रेस करना है, वाई प्रेस करना है एंड हिट एंटर। तो ये पैकेज जो है, ये nginx पैकेज जो है, ये पैकेज डाउनलोड होगा और वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल का कमांड है। तो इसमें जैसे हम लोकल मशीन में हमारा exe डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं, सिमिलरली उबंटू में या फिर लिनक्स मशीन में कमांड के थ्रू हम इस पैकेजेस को या फिर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इसको देखेंगे कि ये रनिंग है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास कमांड है sudo सर्विस, यहाँ पे सर्विस का नाम हमको देना होता है, दैट इज nginx, एंड देन उसका स्टेटस हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटस कमांड। ओके, तो देखो यहाँ पे nginx सर्वर इंस्टॉल हो चुका है और ये रनिंग है। अभी हम इसको देखेंगे कि अपना जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस हम ब्राउजर में डालते हैं। जो वेब सर्वर है, वेब सर्वर का एक डिफॉल्ट पोर्ट होता है, दैट इज 80 पोर्ट। तो ब्राउजर में जब हम उस आईपी एड्रेस को एक्सेस करने का कोशिश करेंगे तो वो 80 पोर्ट पे कनेक्ट करने का कोशिश करता है, 80 पोर्ट पे वो रन होता है। तो हम इसको ब्राउजर में इस आईपी एड्रेस को जब डालेंगे तो जो अपना nginx सर्वर इंस्टॉल हमने किया है, वो nginx सर्वर इस आईपी एड्रेस पे एक्सेस होना चाहिए। बट देखो यहाँ पे मींस इट इज टेकिंग टाइम, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। मशीन में तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, हमने इसका स्टेटस देखा हुआ है कि वो एक्टिव है एंड इट्स रनिंग, राइट। बट ये हमारे ब्राउजर में इसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट हमारे मशीन में सिक्योरिटी ग्रुप इनेबल होता है, मींस एक फायरवॉल इनेबल होता है। AWS इस फायरवॉल को अपने आप इसमें इंस्टॉल करता है, कॉन्फ़िगर करता है। जैसे कि कल हमने देखा था, सिक्योरिटी में जाने के बाद देयर वाज अ सिक्योरिटी ग्रुप। हमने इसको भी डिस्कस किया था कि इनबाउंड रूल्स, उसमें 22 पोर्ट जो है वो ओपन है, बट बाकी के जो पोर्ट है वो पोर्ट ओपन नहीं है। जैसे कि अभी हमने पुट्टी से कनेक्ट किया, पुट्टी से जब हम कनेक्ट कर रहे थे तब उस टाइम वहां पे एक पोर्ट था, राइट। यहाँ पे हमने होस्ट नेम डाला था, आईपी एड्रेस डाला, ओके। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट नंबर था। ये जो पोर्ट 22 जो पोर्ट नंबर है, ये पोर्ट SSH के लिए रिजर्व होता है और इस पोर्ट के थ्रू हम इस इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। और जो इनबाउंड रूल है, इनबाउंड रूल में भी हमने लिखा है कि 22 पोर्ट हमने ओपन किया है और ये कहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो कहीं से भी 0.0.0.0। इसका मतलब है कि इंटरनेट में मींस पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी इस इंस्टेंस को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 22 पोर्ट। उसके लिए हमको क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए, 22 पोर्ट ओपन होना चाहिए और उसके बाद हमारा प्राइवेट की चाहिए, उसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो पुट्टी के थ्रू ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, बट जो भी हमने कोशिश किया कि ब्राउजर के थ्रू हम इसको कोशिश रन करने का, तो ब्राउजर के थ्रू ये रन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 80 पोर्ट जो है, 80 पोर्ट हमने इसको ओपन नहीं किया। 80 पोर्ट जब तक ओपन नहीं रहेगा तब तक ब्राउजर के थ्रू हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर इसको 80 पोर्ट ओपन करना है तो क्या करना होगा, सिक्योरिटी ग्रुप में हमको जाना है। यू कैन जस्ट गो टू द सिक्योरिटी ग्रुप, और सिक्योरिटी ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स यहाँ पे मेंशन होते हैं। तो इसमें हमको इनबाउंड रूल में नया एक रूल हमको ऐड करना होगा। इसको एडिट इनबाउंड रूल्स करो, एडिट इनबाउंड रूल्स करने के बाद यहाँ पे एक नया रूल हमको ऐड करना होगा, न्यू रूल। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है HTTP। ओके, सर्च करो HTTP। यहाँ पे HTTP का 80 पोर्ट होता है और HTTPS का 443 पोर्ट होता है। तो अभी हम यहाँ पे देखो, जैसे हमने HTTP सर्विस सिलेक्ट किया तो उसके बाद 80 पोर्ट जो है, 80 पोर्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद सोर्स, तो ये 80 पोर्ट जो है ये कौन से लोकेशन से मींस कहाँ से एक्सेस होना चाहिए, ओके, वो एक्सेस हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। किसी स्पेसिफिक मशीन से इसको एक्सेस करना है या फिर कहीं से भी उसको एक्सेस करना है, ये हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें एनीवेयर IPv4 बोला तो इसमें क्या हो कि कहीं से भी हम ये 80 पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एनीवेयर डाल सकते हैं, या तो फिर माय आईपी अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, जो अपना पब्लिक आईपी रहेगा उसी आईपी से हम इस इंस्टेंस को एक्सेस कर पाएंगे, किसी और इंस्टेंस से या फिर किसी और पब्लिक आईपी से हम इस मशीन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे हम ये सोर्स डाल सकते हैं। तो एनीवेयर IPv4 हम यहाँ पे करते हैं,
इससे क्या होगा कि 80 पोर्ट सब जगह से एक्सेसिबल रहेगा, कोई भी हमारे HTTP वेब सर्वर जो है वो वेब सर्वर एक्सेस कर पाएगा। इसको हम करते हैं सेव रूल्स। जैसे हम ये सेव रूल करेंगे तो 80 पोर्ट जो है 80 पोर्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे HTTP पोर्ट ओपन हुआ, उसके बाद SSH पोर्ट ओपन हुआ। SSH पोर्ट बाय डिफॉल्ट ओपन था, इस वजह से हमने पुट्टी से उसको कनेक्ट कर पाए। और अभी हमने HTTP पोर्ट ओपन किया, जिसके थ्रू हम इसको ब्राउजर के थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। देखो अभी हमने Nginx सर्वर इंस्टॉल किया, इसकी वजह से Nginx जो सर्वर है ये सर्वर 80 पोर्ट पे वो रन होता है और 80 पोर्ट को वो लिसन करता है। जो भी कम्युनिकेशन 80 पोर्ट पे होगा वो सारे कम्युनिकेशन Nginx सर्वर उसको लिसन करेगा और वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे हमने यहाँ पे ब्राउजर में IP एड्रेस डाला तो ये 80 पोर्ट के थ्रू कनेक्शन इसका इस्टेब्लिश हुआ। अभी एक पोर्ट कहाँ से देख सकते हैं, तो इसको इंस्पेक्ट करो, आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हो। यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाइए और वहां पे आप इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको ये फर्स्ट रिक्वेस्ट जो है रिक्वेस्ट दिखेगा, इस रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन द हेडर्स, तो आपको दिखेगा कि ये कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है, IP एड्रेस और कोलन उसके बाद पोर्ट नंबर। तो ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर जो है 80 पोर्ट को लिसन करता है, 80 पोर्ट पे वो रिक्वेस्ट चली जाती है। और ये 80 पोर्ट ओपन होने की वजह से जैसे हमने इसको ओपन किया तो ये AWS जो है AWS ने उसको कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए अलाउ कर दिया। तो वो जो रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट हमारे मशीन तक पहुंच गया और हमारे मशीन में हमने ये जो 80 पोर्ट पे चलने के लिए वेब सर्वर हमने कॉन्फ़िगर किया, ये वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट चला गया और Nginx जो सर्वर है Nginx सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेस किया, प्रोसेस किया और वहां पे जो भी उसका डिफॉल्ट पेज सेट किया था index.html, वो index.html Nginx सर्वर ने उसको रेंडर कर दिया। ओके, तो ये डिफॉल्ट Nginx सर्वर का एक डिफॉल्ट पेज है, ये डिफॉल्ट पेज हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे काफी सारे अलग अलग सर्विस के लिए, अलग अलग सर्वर के लिए अलग अलग पोर्ट वहां पे यूज किए जाते हैं। जैसे कि डेटाबेस अगर देखा जाए तो डेटाबेस के लिए अलग पोर्ट होता है, MongoDB का पोर्ट अलग होता है, MySQL का पोर्ट अलग होता है, वेब सर्वर का पोर्ट अलग होता है। ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग पोर्ट वहां पे यूज किए जाते हैं, अलग अलग सर्विस और अलग अलग सर्विस के लिए सर्वर के लिए अलग अलग पोर्ट वहां पे होते हैं। वो सारे पोर्ट हमको ये सिक्योरिटी ग्रुप में इनेबल करने होंगे। जब तक हम इसको इनेबल नहीं करेंगे तब तक उस पोर्ट के थ्रू कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है, ये सिक्योरिटी ग्रुप एक फायरवॉल के जैसे काम करता है। जो भी रिक्वेस्ट आएंगे वो पहले सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप में अगर वो पोर्ट अवेलेबल है, ओपन है, तो वो रिक्वेस्ट आगे जाता है और सिक्योरिटी ग्रुप में वो पोर्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो सिक्योरिटी ग्रुप से ही उस रिक्वेस्ट को मिस बाहर भेजा जाता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है। और जो हमने पहले एरर देखा था, राइट, वो एरर उस वजह से था। जब भी हमको ऐसा कुछ एरर आए टाइम आउट का, कनेक्शन टाइम आउट का, तो हमको समझ लेना चाहिए कि ये जो ये जो पोर्ट है वो पोर्ट कहीं से तो भी इनेबल नहीं है या फिर ओपन नहीं है। उसको हमको सिक्योरिटी ग्रुप में जाके उस पोर्ट को ओपन करना है। जब तक हम ये ओपन नहीं करेंगे तब तक उस पोर्ट से कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश नहीं होगा और ब्राउजर का या फिर जो भी क्लाइंट रहेगा, क्लाइंट और सर्वर, इनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप अपना फायरवॉल के जैसा काम करता है। यहाँ पे इलास्टिक आईपी का एक ऑप्शन है। इलास्टिक आईपी का यूज हम इसलिए कर सकते हैं कि स्टैटिक आईपी अगर हमको चाहिए तो स्टैटिक आईपी हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है कि अलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन ये हमको पूछेगा कि नेटवर्क कौन सा नेटवर्क हमको चाहिए। ओके, जो भी हमारा इंस्टेंस है उस इंस्टेंस का ही हम ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये नेटवर्क ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ये एक नया अलोकेट कर सकते हैं, नया आईपी एड्रेस हमको मिल जाएगा और वो आईपी एड्रेस हम हमारे इंस्टेंस को असाइन कर सकते हैं। ओके, देखो जैसे ही ये नया आईपी एड्रेस हमको मिला 13.201.112.193, ये आईपी एड्रेस हमको मिल गया। बट ये आईपी एड्रेस अभी किसी इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड नहीं है। इसके लिए यहाँ पे इस इंस्टेंस के, इस आईपी एड्रेस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो जैसे ही आईपी एड्रेस क्रिएट हुआ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एसोसिएट दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस। ओके, ये ऑप्शन यूज करके हम इस आईपी एड्रेस को हमारे इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एसोसिएट कर सकते हैं। इसके लिए इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। एक तो इस आईपी एड्रेस को हम
नेटवर्क इंटरफेस को मीन्स जो भी अपना नेटवर्क कार्ड रहेगा उसके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं, या तो फिर हम डायरेक्टली हमारा जो मशीन रहेगा वर्चुअल मशीन, उस मशीन के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इंस्टेंस। इंस्टेंस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्टेंस चूज करने का ऑप्शन आएगा। जितने भी हमारे पास रनिंग इंस्टेंस रहेंगे या फिर जितने भी इंस्टेंसेस क्रिएट किए हुए रहेंगे वो उसका लिस्ट यहाँ पे हमको मिल जाएगा और उस इंस्टेंस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारा ये फुल स्टैक डेवऑप्स वीएम है, इस वीएम को हम ये आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अलो दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस टू बी रीएसोसिएटेड, मींस ये आईपी एड्रेस किसी और इंस्टेंस के साथ एसोसिएट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रीएसोसिएट सिलेक्ट करेंगे तो ये इंस्टेंस, ये आईपी एड्रेस हम किसी और इंस्टेंस को या फिर किसी और नेटवर्क इंटरफेस को हम एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको एसोसिएट करेंगे तो हमारे इंस्टेंस का पब्लिक आईपी जो है वो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ओके, अभी देखो ये हमारा आईपी एड्रेस है। अभी हम जाएंगे इंस्टेंस में। इंस्टेंस में जाके हम हमारा इंस्टेंस देखेंगे और इंस्टेंस में हम हमारा पब्लिक आईपी जो है हम चेक करेंगे। अभी देखो इसके पहले जो पब्लिक आईपी था वो अलग था और अभी जो हम पब्लिक आईपी देख रहे हैं वो पब्लिक आईपी हमारा चेंज हो चुका है। अभी ये जो पब्लिक आईपी है ये पब्लिक आईपी परमानेंट है। ओके, और यहाँ पे इलास्टिक आईपी में भी हमको दिख रहा है कि इलास्टिक आईपी में भी ये आईपी एड्रेस हमको मिल रहा है। पहले जो था ये इलास्टिक आईपी में हाइफन था, मींस उसमें इलास्टिक आईपी हमने असाइन नहीं किया था, बट अभी पब्लिक आईपी और इलास्टिक आईपी दोनों सेम है। जब हम पब्लिक आईपी हम हमारे इंस्टेंस को देते हैं तब ये इलास्टिक आईपी उसको असाइन हो जाता है और इस आईपी से हम उसको उस इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखो पहले जो हमारा था ये था 115, ओके लास्ट में, तो अभी जो हमारा है दैट इज 193। तो आईपी एड्रेस चेंज हुआ है, हो चुका है। अभी अगर हम इसको एक्सेस करने का कोशिश करेंगे वी कैन नॉट एक्सेस, क्योंकि ये जो आईपी एड्रेस है ये आईपी एड्रेस किसी और इंस्टेंस को या फिर ये रिलीज हो चुका है, ये हमारे इंस्टेंस के लिए अवेलेबल नहीं है। हमारे इंस्टेंस के लिए अभी जो अवेलेबल आईपी एड्रेस है दैट इज 13.201.112.193। ओके, तो इसको हम जब ब्राउजर में डालेंगे देन यू कैन एक्सेस। ओके, जो भी अपना वेब सर्वर है, वेब सर्वर इस इंस्टेंस के थ्रू एक्सेसिबल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो अपना पब्लिक आईपी स्टैटिक आईपी है, स्टैटिक आईपी एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक आईपी ले सकते हैं और उसको हमारे इंस्टेंस के साथ हम असाइन कर सकते हैं। ओके, बट अगर इलास्टिक आईपी आप ले लेते हो और वो किसी इंस्टेंस के साथ कनेक्टेड नहीं होता है तो ये चार्जेबल सर्विस होता है। ओके, एक इलास्टिक आईपी एक इंस्टेंस के साथ अगर एसोसिएटेड है तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते हैं, बट आपने सिर्फ अलोकेट कर लिया, आईपी एड्रेस ले लिया और वो किसी इंस्टेंस को आप नहीं अलोकेट करते हो तो क्या होगा, उस आईपी का चार्जेस जो है वो चार्जेस आपको पे करने होंगे। तो मेक श्योर कि ये पब्लिक आईपी जो है, पब्लिक आईपी आपका असाइन हो किसी इंस्टेंस के साथ। अगर नहीं है तो आपको उसको रिलीज करना होगा। रिलीज करने के लिए क्या है कि आप इस आईपी को सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन एक्शन में जाके इसको पहले डी एसोसिएट करना होगा। अगर ये किसी इंस्टेंस के साथ कनेक्टेड है तो उसको डी एसोसिएट करो एंड देन उसको रिलीज करो। ओके, पहले हम इसको डी एसोसिएट करेंगे। ओके, डी एसोसिएट करते हैं। डी एसोसिएट करने के बाद क्या होगा, जो भी अपना इंस्टेंस है उस इंस्टेंस का आईपी एड्रेस फिर से चेंज हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे इस इंस्टेंस का आईपी एड्रेस जो है, देखो ये फुल स्टैक डेवऑप्स का, यहाँ पे इसका पब्लिक आईपी जो है फिर से चेंज हो चुका है और यहाँ पे इलास्टिक आईपी में कोई आईपी एड्रेस इसमें असाइन नहीं है। तो अभी ये इलास्टिक आईपी जो है इस इलास्टिक आईपी को हम रिलीज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर ये एसोसिएटेड नहीं है तो ये चार्जेबल रहेगा, हमारे अकाउंट पे ये चार्ज करेगा, मींस इसका बिलिंग शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम इस आईपी एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके हम इसको डी रजिस्टर कर सकते हैं। देखो जो भी एसोसिएटेड है उसका एसोसिएटेड इंस्टेंस आईडी यहाँ पे हमको मिल जाता है। अगर वो एसोसिएटेड नहीं है तो हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं और एसोसिएटेड नहीं है तो इसको हम इमीडिएटली रिलीज कर सकते हैं। रिलीज करने के बाद कोई चार्जेस हमको नहीं लगेंगे और ये हमारे अकाउंट से दिखना बंद हो जाएगा। ओके, देखो हमने इसको रिलीज कर दिया तो ये अपने अकाउंट से निकल गया, इसका कोई चार्जेस हमको नहीं लगेंगे। ओके, सो ये था अपना पब्लिक आईपी एड्रेस। अभी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है।
वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड मीन्स ये एक अपना राउटर के जैसा ही काम करता है। ये एक प्राइवेट नेटवर्क हमारा क्रिएट करता है ऑन क्लाउड। क्लाउड पे एक प्राइवेट नेटवर्क होगा। अब ये प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। ये अपना एक इस तरह से अपना एक क्लाउड पे एक नेटवर्क बन जाता है। ओके, और इस नेटवर्क में एक नेटवर्क इंटरफेस रहेगा, और उस नेटवर्क इंटरफेस के साथ साथ जो भी अपने जितने भी वर्चुअल मशीन रहेंगे, वो वर्चुअल मशीन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और ये वर्चुअल मशीन कनेक्ट होते हैं हमारे जो भी नेटवर्क इंटरफेस रहेगा उस नेटवर्क इंटरफेस के साथ। और ये अपना एक प्राइवेट जो क्लाउड प्राइवेट नेटवर्क यहाँ पे बन जाएगा। ओके, और इस प्राइवेट नेटवर्क अपना इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहेगा। ये अपना बेसिक इंटरनेट है, और इस इंटरनेट में ये कनेक्टेड रहेगा। जैसे ही कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, राइट, तो ये अपना आईएसपी हो गया। ये आईएसपी हो गया, और ये अपना होता है नॉर्मल अपना प्राइवेट नेटवर्क हम इसको बोलेंगे। प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, यहाँ पे हमको एक छोटा सा राउटर जो है, राउटर हमको इस्टेब्लिश करना होता है, और उस राउटर के थ्रू बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। जो भी हमारा स्मार्टफोन रहेगा, लैपटॉप रहेगा, डेस्कटॉप रहेगा, जो भी रहेंगे, वो उसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, और ये राउटर जो है, ये राउटर अपना जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी हमको कोई वेबसाइट एक्सेस करना है, या फिर कोई डिवाइस एक्सेस करना है, जो भी कुछ हमको एक्सेस करना है इंटरनेट के थ्रू, जो भी हम एक्सेस करते हैं, तो वो पहला रिक्वेस्ट जाता है हमारा आईएसपी को, और ये आईएसपी के पास डीएनएस रिजोल्यूशन होता है। डीएनएस के थ्रू वो उस मशीन को, जो भी मशीन के लिए वो आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, उस मशीन का एक्सेस हमको दे देता है। ओके, और हमारा उस मशीन के साथ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होती है। और उसी तरह से हमारा एक लोकल नेटवर्क भी बन जाता है। लोकल नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क जो है ये आईएसपी के थ्रू जाता है। और सिमिलरली सपोज यहाँ पे और एक प्राइवेट नेटवर्क है, यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क है, ये प्राइवेट नेटवर्क भी इस आईएसपी के साथ कनेक्टेड होता है। ओके, जैसे ही हम उसको बोलेंगे कि यहाँ से जो हमारा रिक्वेस्ट जाएगा, वो रिक्वेस्ट पास हो जाएगा आईएसपी के थ्रू उस दूसरे प्राइवेट नेटवर्क में। तो ये जो प्राइवेट नेटवर्क बनता है, इसको लोकल एरिया नेटवर्क भी बोला जाता है, या फिर लोकल नेटवर्क उसको बोला जाता है। और जो पब्लिक नेटवर्क होता है, पब्लिक नेटवर्क सारे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, उन्होंने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। जितने भी मशीन्स रहेंगे, जितने भी कंप्यूटर्स रहेंगे, पीसी रहेंगे, उस सारे कंप्यूटर को, मशीन्स को एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। ओके, इसीलिए उनको आईएसपी बोला जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो आईएसपी होते हैं, ये आईएसपी हमको पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, और उसके बाद हमारा खुद का एक नेटवर्क बन जाता है, ये हमारा होता है प्राइवेट नेटवर्क। जब भी हम राउटर हमारे इंटरनेट के साथ जोड़ेंगे, तो वो राउटर हमारा प्राइवेट नेटवर्क का काम करता है, और उस प्राइवेट नेटवर्क में हमारे बाकी सारे डिवाइसेस होते हैं। ओके, जैसे कि ये हमारा डिवाइस 1 हुआ, उसके बाद ये हमारा डिवाइस 2 हुआ। ओके, ये डिवाइस में पीसी रहेंगे या फिर लैपटॉप रहेगा, जो भी कुछ है, ये हमारे अलग-अलग डिवाइसेस हम इस नेटवर्क इंटरफेस के साथ दे सकते हैं। इस नेटवर्क को हम इंटरफेस को बोल सकते हैं राउटर।
ठीक है। इस राउटर को सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, तो ये राउटर जो है, ये राउटर अपना प्राइवेट नेटवर्क के जैसा काम करता है। दिस इज अवर प्राइवेट नेटवर्क। अभी ये जो प्राइवेट नेटवर्क हमको कहाँ पे क्रिएट करना है, ये प्राइवेट नेटवर्क हमको क्रिएट करना है हमारे क्लाउड पे। ओके, तो क्लाउड, जो भी क्लाउड प्रोवाइडर रहेंगे, ये क्लाउड प्रोवाइडर ये वर्चुअल राउटर के जैसा हमको एक फीचर अवेलेबल करा के देते हैं, और ये राउटर वहां पे हमारा बन जाता है। और जैसे ही हम कोई इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये हमारा एक मशीन है, ओके, इस मशीन को हमने क्रिएट किया और इस मशीन को हमने इस राउटर के साथ जोड़ दिया। ओके, तो इससे क्या होगा, एक तो हम इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे और इस मशीन को हम बाहर से भी एक्सेस उसको कर पाएंगे, राइट। तो ये जो प्राइवेट नेटवर्क बनेगा, तो वहां पे हमको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, वो प्राइवेट आईपी रहेगा। और उसके बाद ये राउटर जिस मशीन, जिस आईएसपी से या फिर जहां से भी पब्लिक नेटवर्क में कनेक्टेड है, वहां से हमको पब्लिक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो ये जो पब्लिक आईपी है और ये प्राइवेट आईपी है, ये इस तरह से काम करते हैं। तो सिमिलरली ये जो राउटर का हमारे लोकल नेटवर्क जो बनता है, जो प्राइवेट नेटवर्क हमारा बनता है, वैसा ही प्राइवेट नेटवर्क जो है हम क्लाउड पे बना सकते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या फिर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। हमारा जो AWS है, AWS में उसको बोला जाता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड ये अलग दूसरा कुछ नहीं है। तो वहां पे एक राउटर, वर्चुअल राउटर ही हमको मिलता है, और उस राउटर के थ्रू पूरा जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन हमारा होता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड काम कैसे करता है। ओके, तो इसमें हम अलग से हमारा खुद का भी प्राइवेट क्लाउड बना सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड इज नथिंग बट हमारा राउटर है, ये ध्यान में रखो। और इसमें अलग अलग चीजें होती है, नेटवर्क के अलग अलग कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं। थोड़ा बहुत ये आपको डिटेल में समझ में नहीं आएगा, बट जितना भी आपको समझ में आता है, ओके, उतना समझने का कोशिश करो। और जब भी ये हम डिटेल में आप इसको एक्सरसाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करके मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। फर्स्ट हमारा एक पार्ट होता है, ये हमारा हो गया पीसी। ओके, ये पीसी जो है, इस पीसी में एक नेटवर्क कार्ड होता है। नेटवर्क कार्ड, एक तो आपका वाईफाई का डिवाइस हुआ, या तो फिर आपका लैन का कार्ड रहेगा। ओके, वो कार्ड होता है। और ये जो है, ये कार्ड कनेक्ट होता है आपका राउटर से, राउटर से। और ये जो राउटर है, ये राउटर आईएसपी के साथ कनेक्टेड होता है। जो भी, जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट फर्स्ट ये नेटवर्क कार्ड में जाता है, और ये नेटवर्क कार्ड के थ्रू ये जाएगा आपको राउटर पे, और राउटर से लेके वो जाएगा आईएसपी को। और ये आईएसपी आगे क्या करता है, ये आईएसपी जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट किसी तो और पीसी के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे कि हम इसको बोलेंगे PC2। ओके, तो ये PC2 का एड्रेस रहेगा, या फिर उसका एक अलग यहाँ पे नेटवर्क रहेगा। ओके, ये जो सब नेटवर्क है, इसको हम बोलेंगे एक अपना प्राइवेट नेटवर्क। ये हो गया प्राइवेट नेटवर्क। वैसे ही दूसरा जो है, दूसरा एक प्राइवेट नेटवर्क यहाँ पे बन सकता है। इसमें फिर से राउटर रहेगा, इसमें फिर से एक राउटर रहेगा, और उस राउटर के थ्रू उस मशीन को कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो वो रिक्वेस्ट आईएसपी को जाएगा, और आईएसपी के थ्रू उस मशीन को वो रिक्वेस्ट जाएगा, और इस तरह से जो है ये कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होती है। तो फर्स्ट अपना पीसी रहेगा, ये पीसी, इस पीसी में एक नेटवर्क कार्ड रहता है, नेटवर्क इंटरफेस या फिर नेटवर्क कार्ड हम उसको बोलेंगे। नेटवर्क इंटरफेस भी इसको बोला जाता है। ये नेटवर्क इंटरफेस दो तरह के होंगे, एक तो अपना वाईफाई का नेटवर्क इंटरफेस रहेगा, या तो फिर फिजिकल लैन का नेटवर्क इंटरफेस रहेगा। ओके, उसके थ्रू हम राउटर को कनेक्ट करते हैं, और राउटर के थ्रू हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो अपना प्राइवेट बन जाएगा, राउटर का, राउटर और इंटरनल नेटवर्क, ये इंटरनल नेटवर्क यहाँ पे बन जाता है। ये जो नेटवर्क इंटरफेस है, इस नेटवर्क इंटरफेस में भी और सबनेट बन जाते हैं। इसमें भी क्योंकि ये नेटवर्क इंटरफेस में या फिर इस राउटर के थ्रू एक छोटा सा और एक नेटवर्क बन जाता है, उसको बोला जाता है सबनेट। ओके, क्योंकि राउटर के अंदर भी एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके थ्रू हम अलग अलग डिवाइसेस उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम मोबाइल कनेक्ट करते हैं, उसको लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, पीसी कनेक्ट करते हैं। ओके, तो इसका एक खुद का एक छोटा सा नेटवर्क बन जाता है, वो उसको बोला जाता है सबनेट। तो राउटर, राउटर में हमको मिल गया
पब्लिक आईपी जो कि आईएसपी के थ्रू हमको मिल गया और उसके थ्रू सबनेट बन गया, और इस सबनेट में जितने भी आईपी एड्रेसेस रहेंगे उस आईपी एड्रेस में से एक आईपी एड्रेस जो है, एक आईपी एड्रेस इस अपने पीसी को या फिर डिवाइस को हमको मिल जाता है। ये हो गया हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस। ओके, और पब्लिक आईपी एड्रेस ये हमको आईपी एड्रेस ये आईएसपी के थ्रू सिर्फ ये राउटर को मिलेगा, वो हमारे सारे मशीन को वो आईपी एड्रेस नहीं असाइन होता है। तो वही कॉन्सेप्ट जो है, वही कॉन्सेप्ट हमारे ये वीपीसी में भी होता है। ओके, तो अभी ये जो डिफॉल्ट हमारा वीपीसी है वो वीपीसी हम खोलेंगे और इसको हम देखेंगे। तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक पूल बन जाता है। ओके, सीआईडीआर मींस ये नेटवर्क जो भी आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस का रेंज यहाँ पे बन जाता है, उसके लिए सीआईडीआर बोला जाता है। तो ये एक वीपीसी हम खोलेंगे, इस वीपीसी में अलग अलग पार्ट रहेंगे। सीआईडीआर में से एक आईपी एड्रेस का रेंज रहेगा, जिस आईपी एड्रेस में मींस उसके अंदर जितने भी हम डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे तो उतने आईपी एड्रेस वो असाइन कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो इसमें देखो, ये रिसोर्स मैप में जाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें एग्जैक्टली कौन से नेटवर्क कार्ड कनेक्टेड है या फिर नेटवर्क डिवाइसेस है, इसमें सबनेट कौन सा क्रिएट किया है, उसमें उसके थ्रू ये जो भी एक्सेस है, ये वीपीसी हमारा जो इंस्टेंस है वो इंस्टेंस कैसे क्रिएट होता है। देखो यहाँ पे हम पहले क्रिएट करते हैं वीपीसी, जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। तो ये टोटल जो प्राइवेट क्लाउड है या फिर प्राइवेट नेटवर्क है, ओके, ये प्राइवेट नेटवर्क हमने क्रिएट किया, तो ये बन गया हमारा वीपीसी। ओके, ये हमारा बन गया वीपीसी। जब भी हम वीपीसी क्रिएट करेंगे तो ये हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हमारा बन जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हमारा बन जाता है। उसके बाद उसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं सबनेट। सबनेट मींस एक डेटा रेंज होता है, आईपी का एक डेटा रेंज मींस जिसमें कितने डिवाइसेस हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसका एक रेंज हम क्रिएट कर सकते हैं। वो रेंज हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखो हमारे दो लोकेशन है, साउथ A1 और उसके बाद 1B, ऐसे दो नेटवर्क है, उसमें ये एक सबनेट बना हुआ है और दूसरा एक सबनेट बना हुआ है। ये सबनेट जो है, इस सबनेट के अंदर अलग अलग राउट टेबल्स होते हैं। राउट टेबल्स इसका मतलब ये है कि जो भी रिक्वेस्ट हम करेंगे वो रिक्वेस्ट एक गेटवे के थ्रू पास होता है। ओके, वो जो गेटवे होता है, दैट गेटवे इज नथिंग बट द राउट टेबल। उसके बाद एक नेटवर्क गेटवे भी होता है, इंटरनेट गेटवे जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये अपना राउट टेबल जो है, राउट टेबल क्या करता है कि कम्युनिकेशन करता है। जो भी पब्लिक रिक्वेस्ट आएगा, इंटरनेट का जो भी कनेक्शन आएगा, वो कनेक्शन इस राउट टेबल के थ्रू कनेक्ट होता है। क्योंकि अपना जो नेटवर्क इंटरफेस रहेगा, जो भी पब्लिक गेटवे रहता है, जो कि आईएसपी के थ्रू हमको कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए मदद करता है, तो वो होता है अपना इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे और अपना जो भी डिवाइसेस रहेंगे, वो डिवाइसेस को मीडिएटर के लिए मीडिएट करने का काम जो है, जो रिक्वेस्ट अपने मशीन से जाएगा, वो रिक्वेस्ट कौन से इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाना चाहिए, उसका मीडिएटर का जो काम है, वो मीडिएटर का काम ये राउट टेबल्स करता है। ओके, ये अपना सबनेट ये जस्ट आईपी रेंज होता है, और इस सबनेट के अंदर हमारा जो भी वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन उसमें क्रिएट हो जाता है। ओके, और ये राउट टेबल क्या करता है, जस्ट एक कन्वर्जेशन का काम करता है। जैसे कि हमारा कोई रिक्वेस्ट आता है, जिस इंस्टेंस के साथ रिक्वेस्ट आया, वो रिक्वेस्ट आगे इंटरनेट प्रोवाइडर को भेज देने का काम जो है, ये राउट टेबल करता है। इसमें मैपिंग होता है। ओके, लोकल सबनेट का और इंटरनेट गेटवे का, ये दोनों का मैपिंग जो है, ये मैपिंग इस राउट टेबल में होता है। सो इस तरह से ये कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद ये इंटरनेट गेटवे जो है, एक्चुअल जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आईएसपी बताया, ये आईएसपी के साथ कनेक्ट करने का काम जो है, ये इंटरनेट गेटवे करते हैं। ओके, जैसे कि कोई अपना मशीन रहेगा, इस मशीन में भी आप ये देख सकते हो, जैसे कि अभी मेरा ये मशीन इस राउटर को कनेक्टेड है। ओके, तो इसको जब आप इसका डिटेल्स देखोगे, डिटेल्स देखने के बाद आपको दो तीन चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, जैसे कि देखो, ये इसका ये नेटवर्क के डिटेल्स मिल जाएंगे। उसके बाद आईपी एड्रेस, ओके, ये आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसका एक डीएनएस सर्वर भी रहेगा। ओके, जहां से ये अपना जो भी कन्वर्जन है, ओके, राउट टेबल जो मैंने बताया, उसके जैसा एक डीएनएस सर्वर कम्युनिकेट करता है। मींस जो भी रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट रिजॉल्व करने के लिए डीएनएस सर्वर होता है। तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस है। और उसके बाद सॉरी, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन, गेटवे का इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। इसके लिए आप आपके मशीन में कमांड लाइन खोल सकते हो, सीएमडी, और सीएमडी में आप आईपी कॉन्फिग कमांड डाल सकते हैं। आईपी कॉन्फिग, जैसे हम ये आईपी कॉन्फिग डालेंगे तो आपको ये तीन चीजें मिल जाएंगे। ओके, एक जो है आईपी एड्रेस, जो कि हमारे मशीन को अलोकेट हुआ है।
और दूसरा जो है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क मींस इसमें जो भी राउटर है उस राउटर में एक रेंज क्रिएट किया जाता है। ओके, उस रेंज में जितने भी आईपी एड्रेस अलोकेटेड रहेंगे उतने आईपी एड्रेसेस हमको मिल जाते हैं। इसमें 255 मींस इसमें n नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इसमें बन सकते हैं। जैसे कि देखो 255 आईपी एड्रेस इसमें बना सकते हैं। उसके बाद ये जो बाकी दूसरा सबनेट है, इस तरह से इसमें अनलिमिटेड आईपी एड्रेसेस हम बना सकते हैं। इसका जो रेंज है, ये रेंज हम यहाँ पे सबनेट क्रिएट होता है, तो ये हमारा सबनेट बन गया। उसके बाद डिफॉल्ट गेटवे। ओके, तो ये डिफॉल्ट गेटवे जो है ये हमारा आईपी टेबल के जैसा काम करता है। तो जो लोकल सबनेट है, सबनेट और इंटरनेट गेटवे, ये दोनों को कनेक्ट करने का जो काम है ये डिफॉल्ट गेटवे करता है। और इस डिफॉल्ट गेटवे इज नथिंग बट अपना राउटर, जो भी राउटर रहेगा ये राउटर को कनेक्ट होता है। राउटर का जो डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है वो हमारा डिफॉल्ट गेटवे के जैसा काम करता है। हमारा रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट इस डिफॉल्ट गेटवे पे जाएगा और ये डिफॉल्ट गेटवे हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ होती है। तो ये सबनेट और दूसरा राउट टेबल और तीसरा जो है इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे जो भी रहेगा ये वो इंटरनेट गेटवे हमारा पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने का काम करेगा। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होनी जरूरी है और ये हम मैनुअली क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे ही हमने हमारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया तो उसका एक डिफॉल्ट ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो है ये बना था। उस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में ये सारी चीजें जो है अलोकेट हो चुकी है, वो हमने बना दिया है। अगर हमको कस्टम कुछ क्रिएट करना है तो हम कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, कस्टम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, बट ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, ये हमको समझना है। तो ये कनेक्शन कैसा होता है ये समझ लो। सबनेट होता है, सबनेट के अंदर हमारा जो वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन हमारा सबनेट के अंदर होता है। उसके बाद जब भी ये जो राउट टेबल है, राउट टेबल ये मीडिएटर का काम करता है। सबनेट और इंटरनेट गेटवे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम जो है ये राउट टेबल करते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप। और इस सबनेट के अंदर हमारा डिवाइस रहेगा। ओके, जैसे कि सपोज हम ये सबनेट खोलेंगे, मैं अभी एक नया टैब ओपन करता हूं और उसमें हम हमारा जो भी इंस्टेंस है उस इंस्टेंस को डिटेल में हम देखेंगे, डिटेल में हम समझेंगे कि उसका नेटवर्क जो है वो नेटवर्क किस तरह से बन चुका है। हमारा जो सर्विस है वो खोलते हैं EC2। जो भी हमने अभी इंस्टेंस क्रिएट किया उस इंस्टेंस को थोड़ा सा डिबग करने का कोशिश करते हैं, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू हम समझने का कोशिश करते हैं कि ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एग्जैक्टली कैसे काम करता है। देखो ये हमारा इंस्टेंस है। इसके बाद हम जाएंगे, देखो इसमें एक VPC आईडी है, मींस ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो है ये बनाया हुआ है। तो ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का आईडी है। तो ये हम यहाँ पे VPC की डिटेल्स में हम देख सकते हैं। देखो ये अपना ये VPC में जाने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप सर्च करो क्या हुआ। इसमें स्पेस है उसकी वजह से ये नहीं आ रहा है। ओके, देखो ये एक VPC जो है ये VPC बन चुका है। ये डिफॉल्ट जब भी हम नया अकाउंट खोलते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो है ये अपना AWS हमको बना के देता है। तो ये डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट VPC बन चुका है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट VPC हम ये VPC भी यहाँ पे खोलेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे और एक सबनेट आईडी यहाँ पे बन चुका है। ओके, सबनेट आईडी मींस हमारा जो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन से सबनेट से हमको मिलना चाहिए वो एक सबनेट बन जाता है और उस सबनेट के थ्रू हमको ये प्राइवेट आईपी जो है प्राइवेट आईपी असाइन होता है। ओके, तो यहाँ पे हम सबनेट भी खोलेंगे। ओके, तो ये जो सबनेट आईडी है इंस्टेंस का, तो ये सबनेट आईडी हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, देखो इसमें ये 3 सबनेट बनाए हुए हैं और इसमें इसका आईपी रेंज है देखो 172.3.1.16.0। ओके, इसमें 20, तो इसमें जो है इसमें 4091 आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है और इतने इंस्टेंसेस हम इस सबनेट में हम क्रिएट कर सकते हैं।
ओके, ये एक सबनेट है, उसके बाद ये दूसरा सबनेट है, ये तीसरा सबनेट है। तो इसमें लगभग एक एक सबनेट में हम 4000 डिवाइसेस या फिर 4000 वर्चुअल मशीन हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो है ये अपना सबनेट जो है, सबनेट हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और इस सबनेट, ये जो सबनेट है, इस सबनेट के जो रेंज है, आईपी एड्रेस का जो रेंज है, उसी रेंज के हिसाब से यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस असाइन होता है। देखो 172.31.42, ओके, तो यहाँ पे देखो 172.3116.0, तो उसी रेंज में, सॉरी 42 है, 42 का अलग रहेगा, 3142, देखो ये 31। तो इस रेंज में, इस सबनेट में वो जो आईपी वो जो इंस्टेंस है, वो इंस्टेंस इस सबनेट के अंदर बन चुका है। ओके, तो ऐसा ये जो सबनेट है, ये सबनेट मींस इसका एक रेंज है। तो ये जो भी नया आईपी एड्रेस बनेगा, तो ये 0 और 0, ओके, इसके अंदर वो आईपी एड्रेस अलोकेट हो जाएंगे। डिफॉल्ट जो है शुरुआत में 172.31 ये डिफॉल्ट रहेगा, उसके बाद 1 2 3 4, ओके, ये 256 तक ये बढ़ता जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ से भी 1 से लेके 256 तक ये बढ़ता जाएगा। ओके, ऐसे टोटल 4090 डिवाइसेस जो है या फिर वर्चुअल मशीन जो है, ये हम इस सबनेट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और ये जो उस वीपीसी के अंदर है। पहले टॉप लेयर पे हमको वीपीसी रहेगा, उस वीपीसी के बाद रहेगा हमारा सबनेट, और इस सबनेट के अंदर हमारा रहेगा ये एक्चुअल हमारा इंस्टेंस वर्चुअल मशीन। ओके, अभी हमने दूसरा जो देखा वो क्या है कि राउट टेबल्स। ओके, राउट टेबल क्या काम करता है? जो भी प्राइवेट हमारा नेटवर्क है और जो पब्लिक नेटवर्क है, ये दोनों को कनेक्ट करने का जो काम है, वो काम कौन करता है? अपना राउट टेबल। ओके, राउट टेबल में देखो यहाँ पे इस सबनेट के अंदर, इस सबनेट के अंदर ये कौन से राउट टेबल के साथ कनेक्टेड है, इसका इंफॉर्मेशन हमको मिल जाता है। ओके, जैसे हम इस राउट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, देन हमको डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो इसमें जो है, इसमें हम राउट क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी लोकल से रिक्वेस्ट आएगा, वो इंटरनेट के थ्रू कहाँ पे भेजना है, उसका इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे रखते हैं। और इंटरनेट से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, तो वो प्राइवेट नेटवर्क में कहाँ पे भेजना है, उसका हम यहाँ पे डेस्टिनेशन जो है ऐड करके रख सकते हैं। ओके, जैसे कि कोई भी रिक्वेस्ट आता है, कहीं से भी रिक्वेस्ट आता है, तो वो पब्लिक में इंटरनेट गेटवे को हम भेज देते हैं। इंटरनेट गेटवे मींस पब्लिक, जो भी पब्लिक नेटवर्क रहेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, वहां पे वो सारी रिक्वेस्ट जाएंगी। और उसके बाद इंटरनेट से कोई रिक्वेस्ट आएगा, तो वो रिक्वेस्ट हम कहाँ पे भेजेंगे, उसका एक लोकल यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, कनेक्शन है, ये कनेक्शन यहाँ पे राउट टेबल में कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके, जैसे कि अभी हमने इंटरनेट के थ्रू हम इस आईपी एड्रेस को हमने एक्सेस किया। ओके, जैसे हमने इस आईपी एड्रेस को एक्सेस किया, तो ये इस राउट टेबल के थ्रू एक्सेस होता है। ओके, पहले तो आएगा इस इंटरनेट गेटवे के पास। ओके, इस इंटरनेट गेटवे के अंदर जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस रिजॉल्व हो जाएगा, और ये पब्लिक आईपी एड्रेस ये राउट टेबल के साथ असाइन है। तो ये वो पब्लिक गेटवे से आके इस लोकल मशीन के साथ जाएगा, और जहां पे वो पब्लिक आईपी एड्रेस और वो इंस्टेंस कनेक्टेड है, वहां तक वो रिजॉल्व हो जाएगा, और वो मशीन वहां पे कनेक्ट हो जाएगा। ये जो है, ये कनेक्शन इस तरह से इस्टेब्लिश होता है। तो पहले रहेगा अपना प्राइवेट पब्लिक आईपी के थ्रू प्राइवेट आईपी तक वो पहुंच जाएगा। ओके, जैसे कि देखो अभी ये अपना 13.201.112.193 ये अपना पब्लिक आईपी एड्रेस है, और ये पब्लिक आईपी एड्रेस इस राउट टेबल के थ्रू, इस राउट टेबल के थ्रू वो पहुंच जाएगा इस सबनेट में। और इस सबनेट में जो इंस्टेंस रहेगा, जिस इंस्टेंस को वो पब्लिक आईपी असाइन है, वो पब्लिक आईपी उसको मैच करेगा। मैच करने के बाद वो जो इंस्टेंस है, वो इंस्टेंस एक्सेसिबल रहेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन इस तरह से बन जाता है। तो ये अपना सबनेट, और देखो इसमें जो सबनेट है, वो सबनेट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी सबनेट इसमें साथ कनेक्टेड है, ये सबनेट हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसका जो राउट टेबल है, ये लोकल क्रिएट हो चुका है, और ये लोकल में जितने भी इंस्टेंसेस रहेंगे या फिर जो जितने भी प्राइवेट आईपी रहेंगे, वहां पे वो रिक्वेस्ट जो है राउट किया जाता है। ओके, ये अपना सबनेट क्लियर हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली जो भी मीन्स
पब्लिक इंटरनेट है, ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट गेटवे जो है वो क्रिएट करना जरूरी होता है। हमारे राउटर में भी एक इंटरनेट गेटवे बाय डिफॉल्ट होता है और उसके थ्रू ही हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। अगर हमारे पास इंटरनेट गेटवे नहीं है तो हम हमारे इंस्टेंस के थ्रू हम कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर इंटरनेट के थ्रू हम हमारे मशीन को भी एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए इंटरनेट गेटवे हमको कंपलसरी है। इंटरनेट गेटवे के बाद ही हम पब्लिक जो भी नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट गेटवे यहाँ पे रहता है। इंटरनेट गेटवे और उसके बाद जो अपना प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क इज नथिंग बट योर सबनेट, जहां पे एक आईपी एड्रेस का रेंज होता है। उस आईपी एड्रेस के रेंज में हम जितने चाहे हम मशीन क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक प्राइवेट आईपी असाइन होता है। और ये तीनों जो चीजें हैं, इंटरनेट गेटवे, राउट टेबल और सबनेट, ये तीनों को कंबाइन करने के बाद हमारा बन जाता है प्राइवेट नेटवर्क, जो कि अपना ये वीपीसी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, वीपीसी में देखो ये सबनेट हमको मिल जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा मिस डायग्राम के तौर पे हम इसको देख पाएंगे कि ये सबनेट कैसे क्रिएट हुआ है। उसके बाद राउट टेबल, कौन सा राउट टेबल के थ्रू ये सारे कनेक्टिविटी हो रही है, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद जो इसका इंटरनेट गेटवे है, इंटरनेट गेटवे कौन सा है, राउट टेबल कौन सा है, उसके बाद सबनेट कौन से है, और उस सबनेट के अंदर फिर डिवाइसेस हमारे क्रिएट हो जाएंगे। ये इस तरह से जो है इसका पूरा आर्किटेक्चर या फिर पूरा नेटवर्किंग जो है, नेटवर्किंग इस तरह से काम करता है। ओके, अभी के लिए इतना ही समझो, बिकॉज ये नेटवर्किंग जो है दिस इज वेरी वास्ट। जब ये आप नेटवर्किंग में घुसोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बट अभी के लिए एज अ क्लाउड समझने के लिए जो हमको चाहिए वो ये इतना काफी है। इसमें आपको EC2 इंस्टेंस समझ में आ गया, और ये जो EC2 इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में कैसे क्रिएट होता है, या फिर ये उस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में कैसे होता है, ये हमको समझना जरूरी है। ओके, तो ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में हम एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं और उस प्राइवेट नेटवर्क में सबनेट बनाते हैं, और उस सबनेट के अंदर हमारा जो है हमारा इंस्टेंस वहां पे होता है। ओके, इसको थोड़ा सा मैं और एक बार इलेबोरेट करता हूँ। वीपीसी, ओके, ये अपना वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, या फिर इसको हम नेटवर्क भी बोल सकते हैं। ओके, ये वर्चुअल है, हमारे पास में इसके फिजिकल नहीं है, इसलिए इसको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोला जाता है। इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर रहेगा हमारा सबनेट, और इस सबनेट के अंदर हमारे रहेंगे इंस्टेंस, या फिर हम इसको बोलेंगे वर्चुअल मशीन। ठीक है, उसके बाद वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में और एक चीज होती है राउट टेबल। ये क्या करता है, इसका काम है कि जो भी अपना प्राइवेट नेटवर्क रहेगा, प्राइवेट नेटवर्क, इसको पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। जो भी पब्लिक नेटवर्क से रिक्वेस्ट आएगा उसको प्राइवेट नेटवर्क तक भेज देगा, और जो प्राइवेट नेटवर्क से रिक्वेस्ट आएगा उसको पब्लिक नेटवर्क में भेजने का काम जो है ये राउट टेबल करता है। ओके, इस तरह से इतना छोटा सा नेटवर्क जो है, ये नेटवर्क बनता है। ये नेटवर्क जो है, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये हम पूरा का पूरा जो है मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम कोई नया इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसके साथ साथ ये पूरा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो है अपने आप बन जाता है। बाय डिफॉल्ट एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड AWS हमारे लिए बना के रखता है। अगर हमको खुद से क्रिएट करना है तो हम खुद से भी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो है बना सकते हैं। ओके, जिसके लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट you can just create the virtual private cloud VPC। जैसे ही आप VPC क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, VPC ओनली, तो यहाँ पे सिर्फ VPC बन जाएगा, बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशंस हमको खुद को करने होंगे। उसके बाद VPC एंड मोर, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें ये सारी चीजें हमको बना के मिलेगी। ओके, जैसे कि VPC मिलेगा, उसमें सबनेट बना के मिलेंगे, राउट टेबल्स बना के मिलेंगे। ओके, उसके बाद इंटरनेट गेटवे जो है, इंटरनेट गेटवे भी यहाँ पे बना के मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हम इसको कर सकते हैं। तो इसलिए आप एक तो सारी चीजें मीन सबनेट खुद से बनाओ, राउट टेबल्स खुद से बनाओ, इंटरनेट गेटवे खुद से बनाओ। ओके, उसके लिए आप ये VPC ओनली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अदरवाइज ये VPC एंड मोर जब हम सिलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये सबनेट, राउट टेबल और इंटरनेट गेटवे, ये सारी चीजें बैकग्राउंड में अपने आप AWS हमारे लिए बना के देगा, कॉन्फ़िगर करके देगा। वो हमको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, इसके बाद ये IPv4 का CIDR ब्लॉक, इसमें क्या होता है कि IP रेंज कौन सा चाहिए, मींस कितने IP एड्रेसेस बनने चाहिए, उसका एक ब्लॉक हम बना सकते हैं। ओके, जैसे कि 10
सपोज हमने यहाँ पे बोला 10, ओके, उसके बाद हम यहाँ पे ये रेंज लिख सकते हैं, ओके, दिस इज द रेंज। तो कितने आईपी एड्रेस चाहिए वो देख सकते हैं। अगर इसमें 32 बोला तो सिर्फ हमको एक आईपी एड्रेस मिलेगा, ओके। ये जैसे जैसे हम इसका नंबर कम करते जाएंगे वैसे वैसे आईपी एड्रेस का रेंज जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, ओके। देखो यहाँ पे हमने 30 कर दिया तो 4 आईपी एड्रेस मिल गए, ओके। इसको अगर हम 29 करते हैं तो 8 आईपी एड्रेस मिल जाएंगे। जैसे जैसे ये नंबर आप कम करते जाओगे वैसे आईपी एड्रेस का रेंज जो है ये यहाँ पे रेंज जो है ये आपको बढ़ता जाएगा और उतने आईपी एड्रेस का रेंज बन जाएगा। मीन्स जैसे ही ये सीआईडीआर ब्लॉक हम बनाएंगे उतने आईपी एड्रेसेस हमको मिलते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, और उतने ही इंस्टेंसेस हम जो है हमारे इस वर्चुअल मशीन में, सॉरी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में बना पाएंगे। तो ये सीआईडीआर ब्लॉक जो है, ये सीआईडीआर ब्लॉक इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसको आप आपका जो डिफॉल्ट जो भी आईपी रेंज रहेगा वो आईपी एड्रेस सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जितने पॉसिबल आईपी एड्रेसेस हमको चाहिए उतने हम इसमें रख सकते हैं, ओके। जैसे कि सपोज 16 अगर रखते हैं, ये 16 से लेके 32 तक हम ये नंबर जो है कम कर सकते हैं, इसमें 15 नहीं कर सकते, ओके। 15 किया तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो नॉर्मल ये 16 से लेके 32 तक हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अगर 16 रखते हैं तो 65,000 वर्चुअल मशीन या फिर आईपी एड्रेस हमको मिल जाएंगे, और उतने डिवाइसेस, उतने वर्चुअल मशीन हम इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में बना पाएंगे। तो ये डिफॉल्ट 16 हमको दे देता है, और इसमें हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे हमको चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको कम ज्यादा करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद सीआईडीआर IPv6 का ब्लॉक भी बना सकते हैं, ये IPv4 का, जिसमें IP वर्जन 4 उसके आईपी एड्रेसेस हमको मिल जाएंगे, और IP वर्जन 6 उसके आईपी एड्रेसेस अगर चाहिए तो भी हम कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो भी हमारा सीआईडीआर ब्लॉक बना सकते हैं, ओके। इसका टेंडेंसी हम डिफॉल्ट रख सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन, जैसे कि मैंने बोला था कि अपना एक जो रीजन होता है उस रीजन में अलग अलग डेटा सेंटर होते हैं, ओके। तो अलग अलग डेटा सेंटर के नेटवर्क जो है वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उस डेटा सेंटर को बोला जाता है अवेलेबिलिटी जोन। जैसे कि मुंबई रीजन में 2 अवेलेबिलिटी जोन है, ओके। तो वो अवेलेबिलिटी जोन कौन से चाहिए वो भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मीन्स एक रीजन में अगर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन है तो वो अवेलेबिलिटी जोन हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट कितने चाहिए वो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये जो पब्लिक सबनेट है, जैसे प्राइवेट सबनेट बनाने के बाद इतने आईपी एड्रेसेस हमको मिलते हैं, वैसे ही पब्लिक का भी एक सबनेट होता है, ये जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और AWS खुद मैनेज करता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और वो हमको जो भी सबनेट रहेगा पब्लिक नेटवर्क का, तो वहां से हमको आईपी एड्रेस मिल जाता है, वो पब्लिक सबनेट जो है हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एक चाहिए, 0 चाहिए या फिर 2 चाहिए, वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो उसके बेसिस पे वहां पे जो भी सबनेट रहेगा उसमें जितने भी आईपी एड्रेस अवेलेबल रहेंगे, वो उस आईपी एड्रेस से हमको एक आईपी एड्रेस हमको मिल सकता है। दैट इज द थिंग, ओके। इसके बाद नेट गेटवे, इसमें नेटवर्क कन्वर्जन के लिए नेट गेटवे यूज करता है। उसके बाद जब हम ये वीपीसी क्रिएट करेंगे तो इसके साथ साथ ये जो अपना सबनेट है, राउट टेबल है, और नेटवर्क कनेक्शन मींस जो भी इंटरनेट गेटवे है, ये इंटरनेट गेटवे अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ओके। वी विल क्रिएट, इसको हम नाम देते हैं, देखो इसका जो नेम है यहाँ पे है, इसको हम बोलेंगे फुल स्टैक DevOps VPC, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। जैसे हम ये यहाँ पे नाम दे दिया तो ये देखो सबनेट जो है, सबनेट अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। देखो फुल स्टैक DevOps VPC सबनेट पब्लिक 1 प्राइवेट 2 पब्लिक 2 प्राइवेट 2, ये सारे सबनेट जो है सबनेट यहाँ पे बन जाएंगे। राउट टेबल यहाँ पे अपने आप बन जाएगा। ये जस्ट डेफिनेशन मीन्स ये विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो कौन से मीन्स इंटरनेट गेटवे यहाँ पे बन जाएगा, ये सारी जो चीजें हैं ये सारी चीजें अपने आप बैकग्राउंड में बन जाएगी, ये हम यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं, ओके। हम इसको क्रिएट करते हैं, क्रिएट वीपीसी। जैसे ही हम ये वीपीसी क्रिएट करेंगे तो देखो इतने सारे रिसोर्सेज जो है हमारे लिए यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, ओके। वीपीसी बन जाएगा, राउट टेबल बन जाएगा, उसके बाद पब्लिक इंटरनेट गेटवे बन जाएगा, ओके। और अपना सबनेट जो है सबनेट भी बन जाएगा। जैसे हम इसको व्यू वीपीसी करेंगे देन आप देख सकते हो इसका जो सीआईडीआर ब्लॉक है और सबनेट और राउट टेबल ये सारी चीजें बन चुकी है, ओके। जैसे ही हम किसी राउट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे देन आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। देखो सबनेट में ये अपना फुल स्टैक डेवऑप्स वाला सबनेट यहाँ पे बन चुका है। देखो ये फुल स्टैक डेवऑप्स वीपीसी ये सबनेट हमारा बन चुका है, ओके। उसके बाद राउट टेबल में भी
ये जो अपना फुल स्टैक वाला जो राउट टेबल है यहाँ पे बन चुका है। ओके, इंटरनेट गेटवे में भी अपना फुल स्टैक डेवऑप्स वाला वीपीसी इंटरनेट गेटवे यहाँ पे बन चुका है। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमको नया इंस्टेंस क्रिएट करना होगा, दैट टाइम वी कैन चूज दिस वीपीसी। उस टाइम पे हम ये नया वीपीसी जो हमने क्रिएट किया है वो वीपीसी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्रिएट इंस्टेंस करो, लॉन्च इंस्टेंस करो, उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टेंस नेम देख सकते हैं, न्यू वीपीसी इंस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी चीजें हमको सिलेक्ट करनी होगी। ओके, ये फ्री टायर हमने सिलेक्ट किया, की पेयर जो हमने क्रिएट किया था वो सिलेक्ट किया। उसके बाद देखो यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग, ये हमने लास्ट टाइम पे डिफॉल्ट हमने सिलेक्ट किया था, बट हम अभी इसको चेंज कर सकते हैं। यू कैन जस्ट सिलेक्ट द एडिट करने के बाद ये डिफॉल्ट वीपीसी सिलेक्ट करने की जगह पे हमारा जो फुल स्टैक डेवऑप्स वाला जो हमने वीपीसी क्रिएट किया है वो वीपीसी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा कि उस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में जो भी हमने सबनेट बनाया हुआ है उसके बेसिस पे हमको आईपी एड्रेस मिलना शुरू हो जाएगा। देखो डिफॉल्ट आईपी एड्रेस का रेंज क्या है, दैट इज डिफरेंट। ओके, इसमें देखो 172.3.1.0.0 ये आईपी एड्रेस उस आईपी एड्रेस के रेंज में मिलेगा। ओके, जैसे ही हम ये फुल स्टैक डेवऑप्स का हमारा जो प्राइवेट क्लाउड बनाया हुआ है वो हम सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो रेंज है वो रेंज कहाँ से शुरू होगा, 10.10. ओके, वहां से वो आईपी एड्रेस हमको मिल जाएगा। ओके, तो ये इंस्टेंस उस क्लाउड में बन जाएगा, मींस दूसरा राउटर बन जाएगा, दूसरा प्राइवेट नेटवर्क बन जाएगा और उसके अंदर हमारा ये इंस्टेंस बन जाएगा। ओके, उसके अंदर ये इंस्टेंस हम रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम ये वीपीसी सिलेक्ट करेंगे तो इस वीपीसी के अंदर जितने भी हमारे सबनेट है वो सबनेट हम देख पाएंगे और उस सबनेट के अंदर ये हमारा जो है ये नया जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस इस सबनेट के अंदर हमको मिल जाएगा। ओके, इसमें से कोई सबनेट हम चूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जितने भी अवेलेबिलिटी जोन है उसके हिसाब से ये सबनेट बने हुए हैं। देखो इसमें ये साउथ 1A, ओके, उसके बाद 1B, ओके, उसके बाद साउथ 1B, ओके, और ये 1A, ऐसे अलग अलग इसमें जो है ये बन जाते हैं। तो जो भी हम सबनेट सिलेक्ट करेंगे उसके थ्रू हमको पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी इसको असाइन हो जाते हैं। उसके बाद ये ऑटो असाइन पब्लिक आईपी असाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद पब्लिक आईपी अपने आप इसको असाइन हो जाएगा और डिसेबल करेंगे तो पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा, सिर्फ ये इंस्टेंस प्राइवेट नेटवर्क में ही रहेगा, उसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखो इसमें फायरवॉल का ऑप्शन है, जैसे कि सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने डिस्कस किया, तो ये भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एक नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं या तो फिर एग्जिस्टिंग जो ग्रुप है, एग्जिस्टिंग ग्रुप भी हम यहाँ से ले सकते हैं। जो भी ऑलरेडी ग्रुप सिलेक्टेड है, क्रिएटेड है, वो ग्रुप भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे डिफॉल्ट एक ग्रुप है, वो डिफॉल्ट ग्रुप हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे इस ग्रुप का नाम हमको देना होगा एंड देन यू कैन जस्ट ऐड द डिस्क्रिप्शन। ओके, उसके बाद इस सिक्योरिटी ग्रुप में कौन से रूल्स हमको चाहिए वो रूल हम डाल सकते हैं, कौन सा पोर्ट ओपन होना चाहिए, कौन सा पोर्ट ओपन नहीं होना चाहिए, वो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, ये जैसे ही ऐड करेंगे तो उस तरह का एक्सेस या फिर उस तरह का सिक्योरिटी जो फायरवॉल सेटिंग्स है, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन है, वो इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, नया रूल भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, यहीं से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पूरा का पूरा सिक्योरिटी ग्रुप। अगर एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करेंगे तो उस सिक्योरिटी ग्रुप में जो जो रूल्स है, जो जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉन्फ़िगरेशन इस इंस्टेंस को असाइन हो जाएगा। ओके, अभी हम इसको इस इंस्टेंस को हम क्रिएट करते हैं। तो ये जो इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस हमारा दूसरे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में बन चुका है। नया प्राइवेट क्लाउड हमने बनाया और उस प्राइवेट क्लाउड में ये इंस्टेंस हमने क्रिएट किया। जैसे ही ये इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो अपना प्राइवेट आईपी है, ये प्राइवेट आईपी अलग हमको मिल जाता है। ओके, इसको हम इस इंस्टेंस को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देखो इस प्राइवेट आईपी का जो रेंज है, ये रेंज नया जो भी हमने वीपीसी क्रिएट किया उस वीपीसी में हमने जो रेंज हमने सिलेक्ट किया, सीआईडीआर ब्लॉक जो हमने सिलेक्ट किया, उसके हिसाब से यहाँ पे जो ये जो प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी बन चुका है। ओके, देखो यहाँ पे वीपीसी हमने जो सिलेक्ट किया था वो वीपीसी आ चुका है, सबनेट हमने जो सिलेक्ट किया था वो सबनेट हमको आ चुका है और ये जो प्राइवेट आईपी है, ये प्राइवेट आईपी हमने जिस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में ये इंस्टेंस बनाया हुआ है
उस वहां पे जो सबनेट है उसमें जो रेंज था, उस रेंज में जो अवेलेबल आईपी एड्रेस था, वो आईपी एड्रेस हमारे इस इंस्टेंस को मिल चुका है। ओके, ये सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क मैनेज करने के लिए ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो है ये हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो ही जो थोड़ा सा मेजर जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड और EC2 इंस्टेंस, ये दो ही ज्यादा से ज्यादा मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं, और थोड़ा सा ये लॉजिकल लगता है या फिर थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है। बाकी जो सर्विसेज है वो सर्विसेज मीन्स इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कुछ लॉजिकल पार्ट नहीं है। ओके, तो अभी के लिए, आज के लिए हम ज्यादा नहीं कवर करते, आप इतना ही इसको प्रैक्टिस करो, और हम यहीं पे रुकते हैं आज के लिए। ओके, और इसके रिगार्डिंग जो भी कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो।